सन 1978 हिंदी सिनेमा अपने सुनहरे दौर में था। पर्दे पर दीवार, शोले और अमर अकबर एंथनी जैसे ब्लॉकबस्टर अपनी धाक जमा चुके थे। और तब इस माहौल में एक फिल्म आई, बेशर्म। मगर तुम ना समझे हमका धोखा हुई गवा। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक फिल्म की नहीं है। ये कहानी है उस जुनून की, उस जोश की, और एक ऐसे अभिनेता की जो सिर्फ कैमरे के सामने नहीं, कैमरे के पीछे भी अपनी पहचान बनाना चाहता था, देवेन वर्मा। चोरी चोरी चुपके चुपके मिलने में आ। देवेन वर्मा को हम सब एक हास्य अभिनेता के रूप में जानते हैं। गोलमाल, अंदाज अपना अपना और न जाने कितनी फिल्मों में उन्होंने हमें हंसाया। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उनके दिल में हमेशा से एक निर्देशक बनने की चाहत थी। 70 के दशक के मध्य में जब वो चरम पर थे, उन्होंने तय किया कि अब वक्त है कुछ अलग करने का, और वहीं से जन्म हुआ बेशर्म का। उनके मन में एक थ्रिलर फिल्म बनाने का विचार था जो मनोरंजन भी दे और साथ ही एक गंभीर कहानी भी कहे। कहानी थी रामकुमार की, एक ईमानदार युवक जिसके पिता को एक धूर्त व्यापारी के जाल में फंसाकर मौत के घाट उतार दिया जाता है। रामकुमार अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए खुद को बदलता है, एक चालाक, स्मार्ट और कभी कभी बेशर्म व्यापारी बन जाता है ताकि दुश्मन के पास पहुंच सके। देवेन वर्मा को ये प्लॉट पसंद आया। इसमें एक आम इंसान की असाधारण यात्रा थी। इसमें इमोशन था, एक्शन था, और सबसे जरूरी, इसमें अमिताभ बच्चन को कास्ट करने का स्कोप था। 1978 तक अमिताभ बच्चन हिंदी सिनेमा के शहंशाह बन चुके थे। दीवार और शोले के बाद उनका जलवा ऐसा था कि हर निर्माता उन्हें साइन करना चाहता था। देवेन वर्मा का सौभाग्य कहें या दोस्ती का कमाल, उन्होंने अमिताभ को मना लिया। उस दौर में अमिताभ का शेड्यूल बेहद व्यस्त रहता था। वे अक्सर एक फिल्म के सेट से दूसरी फिल्म के सेट पर भागते रहते थे। देवेन वर्मा ने उनके समय को ध्यान में रखते हुए शूटिंग की योजना बनाई थी, और अमिताभ ने भी कभी थकान नहीं दिखाई। सुबह किसी और फिल्म की शूटिंग करके सीधे बेशर्म के सेट पर आ जाते थे। लेकिन अमिताभ का किरदार आसान नहीं था। उन्हें दो रूपों में दिखना था, एक सीधे सादे भावुक बेटे के रूप में और दूसरा स्मार्ट सूट बूट में एक व्यापारी के रूप में। और बच्चन साहब ने इस रोल को निभाया भी पूरे समर्पण से। शर्मिला टैगोर को फीमेल लीड के लिए चुना गया। उनके साथ अमिताभ पहले भी काम कर चुके थे और उनकी जोड़ी हमेशा प्रभावशाली मानी जाती थी। शर्मिला एक अनुभवी अभिनेत्री थी और सेट पर उनका शांत और पेशेवर रवैया सभी को प्रभावित करता था। वे अपने संवादों को आसानी से याद कर लेती थीं, जिससे शूटिंग समय पर पूरी होती थी। अमिताभ के साथ उनकी सहज केमिस्ट्री फिल्म में साफ दिखती थी। अमजद खान को फिल्म में मुख्य विलेन दिग्विजय सिंह के रूप में लिया गया। ये वही अमजद खान थे जिन्होंने गब्बर बनकर सबको डरा दिया था। इस फिल्म में उन्होंने एक सफेदपोश क्रिमिनल की भूमिका निभाई जो जनता की नजरों में भला इंसान है, लेकिन असल में एक खतरनाक तस्कर है। अमजद ने इस किरदार को बड़ी बारीकी से निभाया और इसे विश्वसनीय बनाने के लिए देवेन वर्मा के साथ लगातार चर्चा करते रहते थे। निरूपा रॉय को अमिताभ की मां के रोल में कास्ट किया गया, जो उस समय लगभग मां का पर्याय बन चुकी थी। देवेन वर्मा खुद भी फिल्म में एक महत्वपूर्ण कॉमिक किरदार में नजर आते हैं, जिससे फिल्म का गंभीर माहौल थोड़ा हल्का हो सके। निर्देशन के साथ साथ अभिनय करना चुनौतीपूर्ण था, लेकिन देवेन वर्मा ने दोनों भूमिकाओं को कुशलता से निभाया और सेट पर हमेशा खुशनुमा माहौल बनाए रखा। फिल्म का संगीत तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई संगीतकार जोड़ी कल्याणजी आनंद जी को। इन दोनों ने उस समय कई सुपरहिट गाने दिए थे। गानों की रिकॉर्डिंग के दौरान कल्याणजी आनंद जी कलाकारों के साथ बैठकर धुनों पर काम करते थे ताकि गाने परफेक्ट बने। हालांकि दुर्भाग्य से फिल्म के गाने उस तरह से हिट नहीं हुए जैसे बाकी फिल्मों के होते थे। हालांकि एक दो गाने आज भी पुराने संगीत प्रेमियों के बीच सुने जाते हैं, जैसे मेरी किस काम ये जवानी, ये राज ए दिल तुम्हारा। ये राज ए दिल तुम्हारा गाने को परफेक्ट बनाने के लिए काफी समय लगाया गया था। फिल्म की शूटिंग मुंबई और बंगलौर में हुई। फिल्म में कई जगहों पर आलीशान ऑफिस, क्लब्स और कार रेसिंग जैसी भव्यता दिखाई गई ताकि रामकुमार के बदले हुए रूप को रेखांकित किया जा सके। अमिताभ बच्चन की डबल शेड्स वाली एक्टिंग के लिए अलग अलग स्टाइलिंग, बॉडी लैंग्वेज और वॉइस मॉड्यूलेशन पर काम किया गया। देवेन वर्मा के निर्देशन में फिल्म की शूटिंग अनुशासित ढंग से चली। सेट पर उनका दोस्ताना व्यवहार सभी कलाकारों के बीच अच्छी बॉन्डिंग बनाए रखने में मददगार साबित हुआ। लेकिन एक बात जो टीम को बहुत परेशान कर रही थी वह थी फिल्म की टोन। ये पूरी तरह से थ्रिलर थी या ड्रामा, या थोड़ा थोड़ा दोनों। यही उलझन बाद में फिल्म की सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। 1978 में जब बेशर्म रिलीज हुई, तब उसी साल डॉन, त्रिशूल, कस्मे वादे और मुकद्दर का सिकंदर जैसी अमिताभ की सुपरहिट फिल्में पहले से ही धूम मचा रही थीं। बेशर्म इन बड़ी फिल्मों के बीच दबकर रह गई। फिल्म का प्रमोशन भी सीमित था। देवेन वर्मा के पास बड़े बैनर जैसा नेटवर्क नहीं था। नतीजा ये हुआ कि फिल्म को सही थिएटर्स तक भी नहीं मिल पाए।
कई दर्शकों को लगा कि फिल्म की कहानी उलझी हुई है, वहीं कुछ ने कहा कि फिल्म का सेकंड हाफ बेहद धीमा है। लेकिन अमिताभ की परफॉर्मेंस, अमजद खान का किरदार और कुछ चुनिंदा सीन दर्शकों को जरूर याद रह गए। समय के साथ बेशर्म भुला दी गई। ये न तो टेलीविजन पर बार बार दिखाई गई, न ही इसके गाने रेडियो पर बजे। मेरे किस काम की ये जवानी, मुख में सुख और दुख में। लेकिन अमिताभ के कट्टर फैंस और कुछ सिने प्रेमी इसे आज भी एक अंडररेटेड जेम मानते हैं। फिल्म में दिखाया गया रिवेंज थ्रू कॉर्पोरेट गेम प्ले का आइडिया उस समय नया था, जो आगे चलकर कई फिल्मों में इस्तेमाल हुआ। देवेन वर्मा ने इसके बाद निर्देशन से दूरी बना ली, लेकिन उनका ये प्रयास आज भी एक साहसी कोशिश के रूप में देखा जाता है। हर फिल्म हिट नहीं होती, लेकिन हर फिल्म में एक कहानी होती है, पर्दे की और पर्दे के पीछे की। बेशर्म भी ऐसी ही एक फिल्म है, जो भले ही बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली, लेकिन अपने समय की सोच, तकनीक और प्रयोग का एक नमूना बन गई। इस फिल्म में अमिताभ ने साबित किया कि वो सिर्फ एंग्री यंग मैन नहीं, बल्कि स्मार्ट यंग ब्रेन भी हैं। देवेन वर्मा ने साबित किया कि हास्य कलाकार भी गंभीर कहानियां कह सकते हैं। ये थी 1978 की फिल्म बेशर्म की कहानी, एक सपने से लेकर सिनेमा तक का सफर, जिसमें अमिताभ बच्चन के व्यस्त शेड्यूल के बावजूद उनका समर्पण, शर्मिला टैगोर का सहज अभिनय, अमजद खान का अलग अंदाज और कल्याण जी आनंद जी के संगीत की मेहनत जैसे कई दिलचस्प पहलू जुड़े रहे। अगर आप भी उन फिल्मों को जानना चाहते हैं जो गुमनाम रही लेकिन खास थीं, तो इस तरह की कहानियों को सुनते रहिए।